हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेखक और रचनाएं लेकर आया हूं, जिन पर अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं और आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और नोट करते चलेंगे और अंत तक कंप्लीट रूप से वीडियो देखेंगे। हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस की दृष्टि से और जो हिंदी में भी पेपर देते हैं कई स्टूडेंट, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उसमें भी तैयार कर लें। एमपीएसआई में भी कई क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं हिंदी के पेपर में, और जीएस में तो आपको हेल्प करेगा ही, तो आप बड़े ध्यान से समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है केशव दास, तो केशव दास की रचनाएं आपको मैंने बताया था, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, रामचरित संध्याकर नंदी, रामायण वाल्मीकि, सच्ची रामायण ईवी रामास्वामी नयंकर, आदि रामायण काकभूषुंडी, बांग्ला रामायण कृतिवास, और तमिल रामायण देखो बांग्ला रामायण तो किसने लिखी है? कृतिवास ने। तमिल रामायण कंबन, रामचंद्रिका, जहाँ रामचंद्रिका का नाम आएगा तो केशव दास। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास। केशव दास को कठिन काव्यों का प्रेत भी कहते हैं। केशव दास को कठिन काव्यों का प्रेत भी कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। और जितनी रचना मैंने अभी बोली हैं आप उनको भी नोट कर लीजिए। रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये तीनों रचनाएं केशव दास की हैं। केशव दास को कठिन काव्यों का प्रेत कहते हैं। अब आता है भ्रतहरि की रचनाएं श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। क्या है? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। भ्रतहरि शतक से याद रखना, जब शतक शब्द जुड़ जाएगा, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक भ्रतहरि की रचनाएं। लेकिन नीति शास्त्र अगर आ जाती है, नीति शास्त्र, तो कामंदक की रचना। नीति शास्त्र किसकी रचना है? कामंदक की। नीति शास्त्र रचना है कामंदक, ये भी याद रख लेंगे, नीति शास्त्र कामंदक की। अब आता है भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितमानस, मालती माधव और महावीर चरितम। कई बार आया उत्तर रामचरितमानस के संग में इसको भी लिख सकते हैं। एक तो रामचरित तो संध्याकर नंदी, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, उत्तर रामचरितमानस भवभूति, और मालती माधव भी भवभूति है, महावीर चरितम रचना भी भवभूति की है। लेकिन बुद्ध चरितम अगर आता है, बुद्ध चरितम तो अश्व घोष की रचना है। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्व घोष की रचना है। बुद्ध चरितम किसकी है? अश्व घोष की। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना त्रिधारा। बिक्रे मोती, ये एमपीपीएससी में पूछी गई है कि बिक्रे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी भी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और झांसी की रानी की कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और झांसी की रानी पर डिटेल में, माने गद्यांश के रूप में, ये पद्यांश के रूप में कविता है, गद्यांश के रूप में किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा ने। ये भी याद रखना, दो लोगों के नाम आते हैं झांसी की रानी पर, वृंदावन लाल वर्मा ने भी लिखा है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता के रूप में लिखा है त्रिधारा, बिखरे मोती, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, ये सभी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। ठीक है, इनका संबंध मध्य प्रदेश से भी है और उत्तर प्रदेश से भी है। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में इनकी शादी हुई है, तो आप याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में यामाकृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में। महादेवी वर्मा को 1982 में
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा कृति के लिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप जानते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना तो 61 में हुई, लेकिन पहला दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा रचना के लिए। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा की रचना के लिए दिया गया, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो मलयालम याद रखेंगे, मलयालम रचना के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को, उनकी रचना आडा कुजाई के लिए, आडा कुजाई के लिए। कौन सी भाषा है? मलयालम, 1965 में। वर्तमान में इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन महादेवी वर्मा को हिंदी के लिए दिया गया, महिलाओं में हिंदी के लिए। हिंदी साहित्य में पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो महादेवी वर्मा, और हिंदी साहित्य में पहले पुरुष जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में। तो 65 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए, हिंदी में पुरुष के लिए किसे दिया गया? 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया। और हिंदी में ही महादेवी वर्मा महिलाओं के रूप में 1982 में यामाकृति के लिए महादेवी वर्मा। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो यहाँ लिखा हुआ है आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी 1976 में उनकी बांग्ला भाषा की कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया। आशा पूर्णा देवी नाम याद रखना, प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशा पूर्णा देवी। हिंदी के क्षेत्र में महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महादेवी वर्मा। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता व्यक्ति कौन? तो आप कहेंगे क्या नाम है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता? मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को। लेकिन हिंदी भाषा में प्रथम पुरुष कौन? सुमित्रा नंदन पंत। चारों क्वेश्चन क्लियर है ना? 4 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उनको आप याद रखना। ये चारों प्रश्न है। और एक कौन है? जी शंकर कुरूप। तो 3 हो गए, जी शंकर कुरूप वाला हो गया। यहाँ तक क्लियर। अगली बात आती है कालिदास। तो कालिदास के प्रमुख 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। नाटक कौन कौन से? विक्रमोर्वशीयम, मालती माधव, मालती माधव, मालवी काग्निमित्रम होना चाहिए। मालती माधव तो भभूति की रचना है। मालवी काग्निमित्रम, मालवी काग्निमित्रम, मालवी काग्निमित्रम होना चाहिए बेटा। ये विक्रमोर्वशीयम, मालवी काग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। देखो ध्यान रखेंगे, विक्रम, मालती और अभिज्ञान, ये 3 तो नाटक में आ गए। अभिज्ञान है, मालती है और विक्रम है। और मालती माधव भभूति की रचना है, वो मालवी काग्निमित्रम कालिदास जी की रचना है, नाटक है। महाकाव्य कौन कौन से हैं? ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम। ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम, ये कालिदास के महाकाव्य हैं। कालिदास के महाकाव्य हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास को भारत का क्या कहते हैं? शेक्सपियर। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। केशवदास को कठिन काव्यों का प्रेत कहते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहते हैं। महादेवी वर्मा, इनका संबंध भी इलाहाबाद से है। महादेवी वर्मा। कालिदास के नाटक क्लियर है, नाटक 3 और महाकाव्य हो गए 4। तो 7 प्रमुख रचनाएं कालिदास की। अगली बात आती है, और कालिदास किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबारी कालिदास, और उनके नवरत्नों में भी सम्मिलित थे। और उनके नवरत्नों में भी सम्मिलित थे। और तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो सम्राट अकबर के समकालीन थे, गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ हर्षवर्धन की रचनाएं। हर्षवर्धन जब शासक बनता है तो ये कुंभ के मेले की भी शुरुआत करता है। अर्धकुंभ की शुरुआत यही करता है। और 606 AD में
इसके शासक बनने पर हर्ष संवत प्रारंभ होता है, हर्षवर्धन। और नर्मदा के तट पर एक युद्ध होता है हर्षवर्धन का, वो किस शासक के साथ होता है उसका आंसर आप कमेंट करिएगा। तो हर्षवर्धन, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, ध्यान रखेंगे रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। इसके बाद बाणभट्ट की रचना कादम्बरी हर्षचरितम, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, तो बाणभट्ट की रचना हर्षचरितम कादम्बरी प्रमुख है। तुलसीदास जी की रचनाएं, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आप कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है, लेकिन अकबर के दरबार में तुलसीदास जी मतलब उसके दरबारी कवि नहीं थे बने, और ना उसके नवरत्नों में सम्मिलित थे, ध्यान रखेंगे, उसके समकालीन थे। इनकी रचनाएं जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, ध्रुवावली और कवितावली। एक बार ऐसे आया था MPSI की परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? गीतावली, ध्रुवावली, कवितावली और रत्नावली। तो रत्नावली आप देख रहे हैं किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। रत्नावली तुलसीदास जी की रचना नहीं है। जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली और कवितावली। गीतावली तुलसीदास जी की है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतावली तुलसीदास जी की है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। रविन्द्रनाथ टैगोर पर आप याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत और बांग्लादेश। भारत को तो जन गण मन, भारत का तो आपको याद है जन गण मन, बांग्लादेश का है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का, आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का है। और भारत का जनगण मन, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, और पहली बार 1896 में राष्ट्रगीत और 1911 में राष्ट्रगान। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान 1911 में। लेकिन जब पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, उन्होंने स्वरबद्ध किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं गीतांजलि के लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला रविन्द्रनाथ टैगोर। उनकी रचना गोरा, चित्रा, गार्डनर, क्षुधित पाषाण, विसर्जन। क्षुधित पाषाण को हंगरी स्टोन नाम से भी आता है। तो गोरा, चित्रा, गार्डनर, विसर्जन, क्षुधित पाषाण, गीतांजलि इनकी प्रमुख रचनाएं। और इनको ध्यान रखना विश्व कवि, कवि गुरु, गुरुदेव इन नामों से संबोधित किया जाता है। जबकि अगर गुरुजी नाम आए तो MS गोलवलकर को, गुरुजी MS गोलवलकर को, जबकि विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। विद्रोही कवि अगर आ जाएगा तो काजी नजरुल इस्लाम को जानते हैं विद्रोही कवि नाम से। यहाँ देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएं। बंकिम चंद्र चटर्जी कहें या चट्टोपाध्याय कहें, भारत का राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया और इसमें सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन है। तो एक तो आनंद मठ, कपाल कुंडली या कपाल कुंडला भी लिखा मिलता है, दोनों रचनाओं में से कुछ भी लिखा मिलेगा। कपाल कुंडली दुर्गेश नंदिनी इनकी पहली रचना थी जो कि 1865 में प्रकाशित हुई। मृणालिनी, मृणालिनी, विषवृक्ष, रजनी, चंद्रशेखर, कृष्णकांत का वसीयतनामा, इतनी सारी रचनाएं जिनके बारे में आप लोगों को शायद ना मालूम हो, क्योंकि क्वेश्चन एक बार ऐसे आया था कि निम्न में से कौन सी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी की नहीं है। और आप लोगों को मालूम होगा एक प्रसिद्ध रचना कई बार पूछी जाती है हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की कई बार आई है, राय बच्चन की मधुशाला, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की।
और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास चरित्रहीन और शेष प्रश्न। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिख लें, आप नोट कर लेंगे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास चरित्रहीन और शेष प्रश्न। देवदास कई बार आया कि देवदास किसकी रचना है, और मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की। और भी रचनाओं पर मैं और भी कई वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से आपको याद हो जाएंगी जैसे आपको ये याद हुई हैं, लेकिन इनको याद करने के बाद ही अगला वीडियो आप देखकर उनको याद करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन में आता है बेटा रचनाओं से क्वेश्चन, आप उसको अच्छे से तैयार करेंगे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी रचना है, तो आप कहेंगे एनी बेसेंट के बारे में सभी लोग जानते हैं। कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और आपको मालूम है 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। तो सरोजिनी नायडू की प्रमुख रचनाएं आप लिखकर मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप ज़रूर से ज़रूर कुछ कमेंट करें, अगर आप कंप्लीट रूप से वीडियो देख रहे हैं तो। और आप इस टाइप का अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट करें, तो और भी कई रचनाएं, क्योंकि आपको इस प्रकार से याद करना पड़ेगा, एक रचना को याद करेंगे आप कन्फ्यूजन होंगे। आज हमने देखिए केशवदास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोगों की रचना याद की हैं, और इनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। गीतावली किसकी है, तुलसीदास। गीतांजलि किसकी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की। आनंद मठ किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। और मालती माधव किसकी है, भवभूति की। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और जैसा मैंने कहा है आप कमेंट भी ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर भी कमेंट कीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।